नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में निकाय का रण सज चुका है और जनता अब घर से निकल चुकी है आशीर्वाद देने के लिए प्रत्याशियों को। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किन प्रत्याशियों को आशीर्वाद मिलने वाला है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने दमखम चुनावी मैदान में लगाई है। और मतदान प्रतिशत की अगर हम बात कर ले तो देखिए 12 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत निकाय चुनाव का सामने आ चुका है। अगर राजधानी रायपुर की हम बात करें वोटिंग परसेंटेज की दोपहर 12 बजे तक, तो देखिए राजधानी रायपुर में फिलहाल काफी कम वोटिंग परसेंटेज रहा है। 12 बजे तक 18.40% मतदान यहां पर हुआ है। इसके अलावा जगदलपुर में 22.60% मतदान जगदलपुर में हो चुका है। बलरामपुर में 38.48% वोटिंग हो चुकी है। मतदाता घर से निकले हैं, अपने मत का प्रयोग किया है। और सूरजपुर में 31.72% मतदान हुआ है। और इसके अलावा अंबिकापुर की अगर हम बात करें तो 13% 12 बजे तक मतदान प्रतिशत यहां पर रहा है। नगर पंचायत लखनपुर में 48% और नगर पंचायत सीतापुर में 43% मतदान। कुल मिलाकर देखा जाए तो वोटिंग लगातार जारी है। मतदाता निकल रहे हैं घर से अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और इस बार देखा जाए तो निकाय का रण जो है काफी खास है, क्योंकि एक और कांग्रेस पिछली बार देखा गया था कि 10 नगर निगमों में कांग्रेस का कब्जा था और कांग्रेस यही चाहती है कि कब्जा बरकरार रहे। लेकिन बड़ी चुनौती है माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की, क्योंकि बीजेपी अपने 13 महीने के कार्यकाल को इस बार जनता के बीच में लेकर पहुंच रही है, अपनी उपलब्धियां गिना रही है बीजेपी। हालांकि इस बार एक चीज ये भी देखी गई है कि दोनों ही पार्टियों की ओर से ना सिर्फ घोषणा पत्र बल्कि आरोप पत्र भी देखा गया है। दोनों ही पार्टियों ने नाकामियां गिनवाई है एक दूसरे की आरोप पत्र के जरिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने आरोप पत्र भी जारी किया है, घोषणा पत्र भी जारी किया है। लेकिन किनके आरोपों में और घोषणाओं में दावे वादे में दम है, ये तो फिलहाल 15 फरवरी को स्पष्ट हो पाएगा जब मतगणना होगी, निकाय चुनाव के रिजल्ट सामने आएंगे। फिलहाल वोटिंग लगातार जारी है। सुबह से ही शाम 5 बजे तक निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है। फिलहाल प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है आज। और अगर देखने वाली बात होगी कि 15 फरवरी को नतीजे क्या कुछ कहलाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार वोटिंग जारी है और इस बार अगर समीकरणों की हम बात करें तो राजनीतिक समीकरणों की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने दमखम लगाया है चुनावी मैदान में। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी चुनौती देखी जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अमूमन जो निकाय चुनाव हैं शहर सरकार कांग्रेस ने ही बनाई है, तो ये बड़ी चुनौती रहेगी बीजेपी के सामने। और साथ ही कांग्रेस के लिए भी 10 नगर निगमों में जो कब्जा किया था उसको बरकरार रखने की चुनौती है। टक्कर देखी जा रही है दोनों ही पार्टियों में। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता किसको आशीर्वाद देती है, क्योंकि दावे और वादे किए जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की ओर से, घोषणाएं की गई है, बड़ी बड़ी घोषणा पत्र लाया गया है दोनों ही पार्टियों की ओर से। लेकिन जनता किसके घोषणा पत्र पर मुहर लगाती है, ये देखने लायक होगा। फिलहाल निकाय चुनाव की जंग जो है छिड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज भी हम आपको बता रहे हैं दोपहर 12 बजे तक का। और रायपुर में 18.40% मतदान हुआ है। देखा जाए तो शहरी मतदाता हैं और फिर भी कम संख्या में बाहर निकले हैं। 12 बजे तक 18% कहीं ना कहीं ये वोटिंग की कमी को दर्शा रहा है और ये भी कहीं ना कहीं मंथन लायक चीजें होंगी। हालांकि क्या कुछ मुद्दे इस बार रहे हैं चुनावी मैदान में, और जो दावे वादे पार्टियों ने किए हैं, किसके दावे वादे रंग लाएंगे, किसके दावों वादों पर जनता मुहर लगाएगी, ये तमाम चीजें देखने वाली बात है। लेकिन क्या मुद्दे इस बार चलने वाले हैं और किन मुद्दों पर जनता मुहर लगा सकती है, किसके दावे वादों में दम है, तमाम समीकरण हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। बीजेपी से अमरजीत छाबड़ा जी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत धनंजय जी आप ही से करना चाहूंगी। ओपनिंग स्टेटमेंट आपका, वोटिंग लगातार जारी है, परसेंटेज भी सामने आ चुका है,
कितना अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंस दिखा पा रहे हैं इस बार? दावे वादे तो तमाम किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर खुशी जी, हमारे पास हमारे बताने के लिए काम है जिसने हमारी निकाय की सरकार ने जो 5 वर्षों में जो किया, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे बिजली पानी की व्यवस्था हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, अन्य जो प्रमाण पत्र हैं जो निगम से संबंधित है उसकी ऑनलाइन डिलीवरी की जो व्यवस्था हो, ये आप देखेंगे जो यहाँ की जनता के मूलभूत की समस्याएं हैं, घर घर में पेयजल पहुंचाना रहा वो हमारी सरकार ने किया है। आप देखेंगे कहीं भी सार्वजनिक नल आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि घर घर तक नल हमने पहुंचा दिया है। हमारी 5 साल के परिषद में देखेंगे किसी प्रकार से टैक्स का बढ़ोतरी नहीं किया गया था। उसके अलावा सड़कों के विषय की बात कर लो या सौंदर्यीकरण के मामले की बात कर लो या तालाबों के संरक्षण की बात कर लो, हर वो काम हमारी निकाय के परिषद ने किया है और इसी के दम पर हम चुनाव पर गए हुए हैं। और निश्चित तौर पर इस बार भी जनता का भरोसा कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस पार्टी की पुनः परिषद बनने जा रही है और 15 तारीख को परिणाम सामने आएंगे। हमें पूरा विश्वास है और जो हमने जो घोषणा पत्र हमने जनता के बीच में रखा, अपने विजन को रखा है कि किस प्रकार से हम आने वाले समय में और काम करेंगे, जो काम कर रहे हैं उसी प्रकार से गति देंगे, क्या आकार देंगे, तो जनता इस पर भरोसा कर रही है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ अमरजीत जी। देखिए धनंजय जी, बल्कि धनंजय नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूंगी, काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं और आश्वस्त नजर आने का एक कारण ये भी हो जाता है कि पहले उन्हीं का कब्जा रहा है निकाय में। अगर देखा जाए अभी भी 10 नगर निगमों में उनका कब्जा था, तो बरकरार रखने के लिए आश्वस्त तो हैं। देखिए खुशी जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से रायपुर शहर में चूंकि कम मतदान प्रतिशत दिखा रहा है, इसलिए मैं एक वोट अपील भी करना चाहूंगा कि सभी मतदाताओं से अपील है कि अपने घरों से निकले और मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान जरूर दें। जैसे धनंजय जी ने कहा और आपने भी कहा कि वो काफी आश्वस्त दिख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्ष की जो भूपेश बघेल की सरकार थी और उस भूपेश बघेल की जो नाकामी रही उस सरकार की, वो किसी से छुपी नहीं है। रहा सवाल इनके कार्यकाल का, 5 साल के महापौर के कार्यकाल का, तो वो तो इसी से इंगित हो जाता है कि इन्होंने अपने पोस्टरों से एजाज ढेबर के जो फोटो है उसको गायब कर दिया। एजाज ढेबर को कहीं चुनाव में नहीं रखा, रायपुर की बात कर रहा हूं मैं। और उसके साथ ही जो जन घोषणा पत्र भी इन्होंने जो जारी किया था, वहां भी इनके जो महापौर थे, पूर्व महापौर, उनको कहीं नहीं रखा। उन्होंने अपनी पीड़ा भी कल एक वीडियो के माध्यम से जाहिर कर दी कि क्यों उनको दूर रखा गया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने पिछले कार्यकाल को कहीं ना कहीं छुपाना चाहती है, वो काले कारनामों को छुपाना चाहती है, क्योंकि वो जब उन चेहरों को सामने लाएगी तो जनता के बीच उनके सारे जो पोल है वो खुल सकते हैं और इसी वजह से कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाना चाह रही है। रहा सवाल हमारी बात का, तो हमने लगातार इन 13 महीनों में लगातार काम किया है। हमने चाहे विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो वादे किए थे उनको पूरा किया है, लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की और एक दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव भी हुआ था, इसमें भी लगातार हमने जीत हासिल की है। तो हम आश्वस्त हैं और निश्चित ही आप देखेगा कि सभी की सभी निकायों में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सभी निकायों की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, इसका जवाब लूंगी बिल्कुल धनंजय जी से, लेकिन उसके पहले एक प्रतिक्रिया मनीष वोरा जी की। मनीष जी, देखिए तमाम राजनीतिक समीकरणों को देखूंगी मैं चुनाव में, इसको लेकर मंथन हम स्पष्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज मैं वोटिंग परसेंटेज पर भी मैं आऊंगी सर। 12 बजे तक की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें, खास तौर पर रायपुर कहीं ना कहीं हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 12 बजे तक वोटिंग परसेंटेज की बात करें 18.40% ही मतदान हुआ है। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि शहरी मतदाता है, जागरूक होते हैं, उसके बावजूद मतदान प्रतिशत का कम आना। देखिए निश्चित रूप से मतदान का प्रतिशत राजधानी रायपुर में कम आना यह चिंतनीय विषय है, लेकिन इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि लगातार कई जगह पर वोटिंग मशीन जो है वो सुबह खराब होने की जानकारी मिली। कई जगह पर स्थितियां ये थी कि लोग लाइन में लगे हुए थे, अगर वोटिंग मशीन काम नहीं करे 1-1 घंटा 1.5 घंटे तक जो है वो वोटिंग मशीन को लेकर के बातचीत होती रही। उसको रिप्लेस करने की बात आई तो वहां पर रिप्लेस करने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। तो इस प्रकार की जो स्थितियां इसने भी वोटिंग प्रतिशत को कम किया। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो इसके लिए शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में मतदाता जो है, मुझे लगता है महिलाएं जो होती हैं जिनका वोटिंग परसेंट सबसे ज्यादा होता है, वो महिलाएं जो है सेकंड हाफ के बाद ज्यादातर वोट डालने निकलती है या सुबह सुबह वोट डाल लेती हैं। तो मुझे लगता है सेकंड हाफ में जो वोटिंग परसेंट है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। अभी वोटिंग परसेंट निश्चित रूप से कम दिखा रहा है और राजधानी रायपुर का वोटिंग परसेंट कम होना ये निश्चित रूप से अच्छे संकेत नहीं है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, यदि हम बात करें तो। और इसमें एक चीज ये है कि जैसा अभी मैं एक और चर्चा में बैठा था, वहां भी मैंने इस बात को कहा
कि नगर निगम या निर्वाचन आयोग इन लोगों को कुछ ऐसे प्रावधान करना चाहिए जिसकी वजह से शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़े। थी कि वो जागरूक करना मतदाताओं को अलग है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजों को, सरकारी जो सुविधाएं हैं उनको भी वोटिंग से कनेक्ट करना चाहिए। आपने मतदान किया कि नहीं किया, और इस प्रकार की जो चीजें, चाहे आप संपत्ति कर दे रहे हैं तो उसमें आप कुछ ऑप्शन दे सकते हैं, और भी जो योजनाओं का लाभ लोग ले रहे हैं उन योजनाओं का लाभ यदि आपको लेना है तो उसके लिए आपको इस बात को प्रूव करना होगा कि आपने मतदान किया है कि नहीं किया। तो इस प्रकार का कोई ऑप्शन देना चाहिए जिसको लेकर के लोगों को मतदान करने के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध हो सके। देखिए, ये तो हालांकि एक चीज ये जरूर है कि इतना समय निकल जाने के बाद, आजादी के 50, 60, 70 वर्षों के बाद भी यदि हमको मतदान के लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है। और शहरी क्षेत्रों में जहां पर लोग मतदाता पढ़े लिखे हैं और धनाढ़ और अच्छे वर्ग के लोग हैं, ये लोग वोटिंग डालने के लिए नहीं निकल रहे हैं, ये निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है। और इस बात को लेकर के मैं सभी से अपील करूंगा कि आप किसी भी वर्ग के हों, आपको अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और ये छोटा चुनाव है, इस चुनाव में लगातार जो है आम जनता की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से जूझने के लिए आपको अपने प्रतिनिधि को चुनना है, क्योंकि छोटी समस्याएं होती हैं, सफाई की समस्या है, पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट्स को लेकर के समस्या है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती है उनके लिए ये चुनाव होना है। उसके लिए आप अपने जनप्रतिनिधि का चयन करिए और जो आपको सुविधाएं दे सके, उन सुविधाओं को दिला सके, आपकी बात को स्थानीय निकायों तक रख सके, आपकी समस्याओं को स्थानीय निकाय तक रख सके, इसलिए आपको मतदान करने अवश्य आना चाहिए। आप सोशल मीडिया में जितने भी कमेंट्स करें, जिस प्रकार से अपनी समस्याओं को हाईलाइट करें, मगर मुझे लगता है कि आप पहले मतदान करें, उसके बाद अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों की बात करें। निश्चित, जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और ऐसे में जरूरी है कि कम से कम मतदाता घर से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चलिए धनंजय के पास लौटूंगी। धनंजय जी, देखिए एक चीज देखी जा रही है कि बीजेपी के पास एक प्लस पॉइंट माना जा रहा है, 13 महीने के कार्यकाल को बीजेपी गिना रही है। अभी भी देखा गया प्रचार में कि 13 महीने में जो उपलब्धि कहीं ना कहीं बीजेपी ने हासिल की है उनको जनता के बीच लेकर पहुंच रहे हैं। आरोप पत्र आपने जारी किया, ठीक है, आरोप पत्र इस बार दोनों ही पार्टियों की ओर से देखा गया है, लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी देखी जाएगी तो अगर शहर सरकार की मैं बात करूं तो वो तो आपके लिए देखी जाएगी, इसके पहले तो सरकार आपकी ही रही है ना कहीं। देखिए कुशी जी, मैंने पहले ही कहा कि हमारी जो सरकार रही है शहर की, उसने जो 5 वर्षों में जनता के हित में जो काम किए हैं, जनता पर कोई व्यय भार नहीं बढ़ाने के काम किए हैं। स्वाभाविक बात है, हमारे काम है और हमारे काम के दम पर हम जनता के बीच गए हैं और चुनाव में वोट मांग रहे हैं। उसके अलावा 5 साल के हमारे काम है हमारी सरकार के, जो राज्य सरकार रही है, जिस दौरान देखेंगे बिजली बिल हाफ की सुविधा मिलती थी, युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर दिया गया था। यहाँ पे हमारी सरकार के दौरान किसी भी गरीब आदमी के मकान या दुकान पर बुलडोजर नहीं चलाया गया था। जैसे भाजपा की सरकार बनते ही गरीबों की दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया, मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ठेला वाले हैं, रेहड़ी खोमचा वाले हैं, इनके पसरे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये घटनाएं आपको 5 साल में नहीं मिलेगी। तो हमने जो काम किया, हमने किसानों को धान कीमत देने की शुरुआत किया, 25 रुपए एक मुश्त हमने दिया। उसके बाद जब हमारी सरकार चुनाव में जाती तो 2850 रुपए कीमत हमने दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने वही वादा किया था कि एक मुश्त 3100 रुपए की नगद राशि पंचायत भवन में देंगे, उसको मोदी की गारंटी का नाम दिया गया था। आज देखेंगे धान खरीदी समाप्त हो गई कि पंचायत भवन में ना तो नगद राशि पहुंच पाई है, न एक मुश्त किसानों को 3100 मिल पाया है। आज ये भी वही ढर किस्त में दे रहे हैं पैसा। तीसरी बड़ी बात देखेंगे, ये 1 लाख सरकारी नौकरी के वादे इन्होंने किया था। स्थिति यह है कि 1 साल में व्यापम में एक भी भर्ती का विज्ञापन नहीं होता है इनकी सरकार में। 3000 बीएड-धारी शिक्षकों के नौकरी से निकाल देते हैं। और उसके बाद देखेंगे जिस प्रकार से व्यापारियों के बीच में आक्रोश दिख रहा है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही, स्कूल में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, कॉलेज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बाजार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दुकान में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, सड़क पे चलने वाला राहगीर सुरक्षित नहीं है। आपको याद है ना आपराधिक घटना किस प्रकार से हो रही है? अरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर गैंगस्टर आकर राजधानी में गोलियां चलाकर चले जाते हैं, किडनैप की घटनाएं हो रही है। मुख्यमंत्री का गृह जिला जसपुर, वहां पर देखे दुकानदार के ऊपर फायरिंग होता है, वहां एक पीड़ित महिला की मौत हो जाती है। वही जसपुर में आप देखेंगे एक आदिवासी बेटी के साथ गैंगरेप होता है रक्षाबंधन के दिन पे। मैं हसदेव की अगर बात कर लेता हूं, जहां हसदेव में जंगलों की कटाई का आदिवासी वर्ग विरोध कर रहा है, मुख्यमंत्री विष्णु साय जी की सरकार उन आदिवासियों पर लाठीचार्ज करती है, सिर फोड़ा जाता है, उनके खून लहूलुहान किया जाता है। बस्तर में जिस प्रकार से नक्सल आतंक बढ़े हुए हैं, तो ये सरकार ने किया क्या है? इसीलिए तो ये मोदी की गारंटी को किनारा करके अटल विश्वास पत्र लिया है। भाई अगर आप काम किए होते तो आप मोदी गारंटी को लेकर जनता के बीच में जाते। आपने महतारी वंदन योजना के नाम से महिलाओं को ठगने का काम किया है। प्रदेश के 30% महिलाओं को महतारी वंदन मिल रहा है। बाकी महतारी वंदन की जो 30% भी राशि दी जा रही है वो भी कर्ज में लेकर दी जा रही है। महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने की बात तो करते हैं,
लेकिन वो बात नहीं बताते कि प्रत्येक महिला के सिर में हर साल 12,000 करोड़ का कर्जे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो कर्जे लेकर यहाँ पे घी पिया जा रहा है। तो आपने जो वादा किया था डबल इंजन में प्रदेश को आर्थिक मदद मिलने का, सुविधाएं मिलने का, प्रदेश को मदद मिलने का, वो चीजें नहीं दिख रही है। तो जनता के बीच में तो आक्रोश है। हम तो अपने 5 साल के काम गिना रहे हैं, हमारी निगम सरकार के काम गिना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तो मोदी की गारंटी लेने से बच रहे हैं, इसीलिए टोटल विश्वास की बात कर रहे हैं ना। तो स्वाभाविक बात है, उनके पास प्रोगंडा है, हमारे पास सच है, उनके पास झूठे आरोप है, हमारे पास काम है, और हम काम के आधार पर जनता के बीच आए, इसलिए हमको विश्वास है। ठीक है, वो तो देखने वाली बातों की जनता किस पर विश्वास करती है। अमरजीत जी देखिए, फिलहाल ये चीज देखी जा रही है कि इस बार कांग्रेस काफी तंज कस रही है आपकी। कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं बीजेपी की फेल हो गई है, तो इस बार नया नाम लेकर आए हैं, अटल विश्वास की बात कही जा रही है, क्योंकि पहले के जो आपके दावे वादे थे वो आपने पूरे किए नहीं है, तो जनता तो विश्वास करेगी नहीं फिर से आप पर। देखिए खुशी जी, विधानसभा चुनाव के बाद 2 चुनाव और हुए और हमने उसमें जीत हासिल की। ये इंगित करता है कि प्रदेश की जनता ने हम पर विश्वास जताया। और रहा सवाल नाम का, तो प्रत्येक चुनाव में घोषणा पत्र जारी होता है तो उसका टाइटल अलग होता है। मुझे लगता है कांग्रेस को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने भी अभी भले उन्होंने उसको रिपीट किया है, लेकिन कांग्रेस भी जब जब अपने घोषणा पत्र जारी करती थी तो उसके नाम बदल कर ही करती थी। मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी पर भी हम चुनाव लड़ रहे हैं। अटल जी का विश्वास है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किसी ने की तो अटल जी ने की है, और अटल विश्वास पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और लगातार हमने जिन जिन वादों को कहा था, चाहे 31 रुपए में धान खरीदी की बात और एक मुश्त राशि की भी बात, फरवरी माह में एक मुश्त की राशि सभी किसानों के खाते में डाली जा चुकी है और लगभग किसानों के खाते में जा चुका है। ये तो जब राशि देते थे तो उसको 4 किस्तों में देते थे। कभी इंदिरा गांधी के जन्मदिन का इंतजार करते थे, कभी राजीव गांधी जी के जन्मदिन का इंतजार करते थे, कभी उनकी पुण्यतिथि का इंतजार करते थे। इस तरह से लटका कर यदि कहा जाए तो किसी को 1 रुपए देना तो 25 पैसे आप आज ले लीजिए, 25 पैसे 4 महीने बाद लीजिए, फिर 25 पैसे 4 महीने बाद लीजिए, फिर 25 पैसे 4 महीने बाद। तो ऐसे उन किसानों का क्या भला किया इन्होंने? और वही किसान थे जिन्होंने इनको 5 साल की सत्ता के बाद बेदखल कर दिया, वही व्यापारी वर्ग थे जिन्होंने इनको बाहर कर दिया, वही युवा थे जिन युवाओं को ठगने का काम इन्होंने किया। ये बीएड शिक्षक धारकों की बात करते हैं, उन बीएड शिक्षकों को ठगने का काम किन्होंने किया? लगातार 3 महीने उनकी नियुक्ति को लटका कर रखा और राहुल गांधी के आने का इंतजार किया, और जब ऐसे समय में दिया जब वो समय टल चुका था। इन्होंने पीएससी घोटाला किया और पीएससी घोटालों में नेताओं के सुपुत्रों को, पीएससी में जो वहां के अधिकारी हैं उनके नेताओं के पुत्रों को, और जो इनके सहायक होते हैं उनके नेताओं के पुत्रों को इन्होंने उसमें संरक्षण देके कहीं ना कहीं उनको प्रमोट करने का काम किया था। इस प्रदेश की जनता ने सारा कुछ देखा। अपराध की बात करते हैं, बलौदा बाजार में किनके नाम जुड़े हुए हैं, सूरजपुर में किनके नाम जुड़े हुए हैं, ऐसे कई नाम गिनाना चाहूंगा जिनमें कांग्रेस के छुपे चेहरे। खुद भूपेश बघेल जी अपने बयान में कहते हैं कि राजीव युवा मितान क्लब बंद करने से अपराध बढ़ रहा है। मतलब वो कौन लोग हैं, वो लोग कहां से आ रहे हैं, साफ भूपेश बघेल जी खुद बताते हैं। और इनकी अंदरूनी लड़ाई, इनकी खंदक लड़ाई भी इतनी उभर कर आ चुकी है कि खुद इनके जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है वो कहते हैं कि अगला चुनाव हम भूपेश बघेल के चेहरे पर नहीं लड़ेंगे, अगला चुनाव हम टीएस सिंहदेव के चेहरे पर लड़ेंगे। तो कांग्रेस को बहुत आत्मचिंतन मनन की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, अपनी मजबूती पर चुनाव लड़ती है, अपने वादों पर, और हमने जो जो किया है, इसीलिए हम जब भी चुनाव के मैदान पर आते हैं तो उससे पहले हम लाभार्थी सम्मेलन करते हैं। लाभार्थी सम्मेलन का तात्पर्य होता है कि जिनको हमने अपनी योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया उनको हम बुलाते हैं, उनके बीच में अपनी बातों को रखते हैं। और महतारी वंदन योजना की बात करते हैं, इन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, जो कहते थे कि 1 रुपए केंद्र से पहुंचता है तो 15 पैसे नीचे तक आता है, लेकिन हमने सीधे खाते में डालने का काम किया। 72 लाख महिलाओं के खाते में आज महीने की 4 से 5 तारीख के बीच में वो पैसे पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी सरकार की योजना है और हम अपनी योजनाओं के माध्यम से आम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और आप देखिएगा पिछले बार इन्होंने सारे नियम को बदलकर पार्षदों के माध्यम से महापौर चुना था, लेकिन इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव हो रहा। और आप देखेंगे 10 के 10 नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, सीधे महापौर चुनकर आएंगे और प्रदेश के हित में जो 5 साल प्रदेश का जो विकास का कार्यकाल रुक चुका था उसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हूँ। धनंजय जी, प्रत्यक्ष प्रणाली इस बार अमरजीत जी का कहना है, और जब जनता सीधे चुनती है तो कमल के फूल को ही चुनती है। देखिए खुशी जी, मैं 2-3 के सवालों का जवाब दूंगा। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि लाभार्थी सम्मेलन कराते हैं। आपको याद होगा अभी अरुण साहू जी एक महिला मोर्चा की इनकी जो पार्टी संगठन विंग है उसके लाभार्थी सम्मेलन में गए हुए थे।
वहां पे वो महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। इनके ही भाजपा के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता जो वार्ड नंबर 5 खुद को बता रही थी, वीडियो वायरल हो गया, वो सरेआम मंच में खड़े होकर चिल्लाने लगे, मेरे को महतारी वंदन योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, मेरे को महतारी वंदन का पैसा नहीं मिल पा रहा है। उसका जवाब अरुण साहू जी नहीं दे पा रहे थे। हाँ, लेकिन सनी लियोन को पैसा पहुंचा रही भारतीय जनता पार्टी, सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर रही, लेकिन वो जो महिला है उसको धुतकारने का काम इन्होंने किया। और उस पूरे जो प्रीमाइसेस थे, चाहे कार्यक्रम कर रहे थे, वहां जितने महिलाएं थी, अरुण साहू जी ने मन से कहा कि आप हाथ उठा के बताइए महतारी वंदन योजना की पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। 10% से भी कम महिलाओं ने हाथ उठाया था, वीडियो आप देख लीजिएगा। पहली बात ये कह रहे थे कि राजीव गांधी जी ने कहे कि 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसा मिलता है, तो राजीव गांधी जी ने बात को बताकर भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने का काम किया था कि सरकार के पैसे कैसे कैसे गड़बड़ होते हैं। अभी आप तो देखे होंगे अडानी का भ्रष्टाचार सामने आया, 2033 करोड़ रुपए का रिश्वत देने का मामले सामने में आया। क्या नरेंद्र मोदी जी ने उसकी जांच कराने की साहस की है क्या? नरेंद्र मोदी जी से लेकर आरएसएस के प्रमुख तक और भाजपा के सारे नेता उस अडानी के भ्रष्टाचार को छिपाने में लगे हुए थे। ये अंतर है राजीव गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी में। भाई हम कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ है ना, उसको रोकना है, कैसे लीक हो रहा है उसको बंद करना है, भ्रष्टाचारियों को बचाना नहीं है। तो पूरी सरकार तो भाजपा के भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी हुई है। जांच कर लेते अडानी जी का जो आरोप लगा है, तो विदेश से पैसा देश में ट्रांसफर हो रहा है 2,500 करोड़ रुपए, यहीं पर है क्या? तो ये भ्रष्टाचारी सेक्शन देने की बात करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारी बातें कही कि कांग्रेस पार्टी ने किस्तों में दिया, इसको में, अरे हम तो एक साथ 2500 रुपए दिए थे किसानों को पहली बार। यही नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं। और आपके चैनल में जिक्र कर देता हूं, रमन सिंह जी जब पैसा देना चाह रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी ने वहां भी आपत्ति किया था। पत्र है कि आप किसानों को समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि आप देंगे तो चावल आपसे नहीं लेंगे। हमारी सरकार ने 2500 देने का काम किया, हमको भी पत्र लिखा गया। उसके बाद भूपेश बघेल जी कांग्रेस की सरकार ने कहा हमने जो वादा किया पूरा करेंगे, हमने न्याय योजना की शुरुआत किया है। आज मैं तो पूछता हूं ना, आपने प्रदेश के किसानों से कहा था कि ग्राम पंचायत में 31 रुपए धान बेची नगद देंगे, ये कहते हैं हम 2 किस्त दे रहे हैं। आपने तो स्वीकार किया 2 किस्त दे रहे हैं, आपने तो 31 का मुझ देने की बात किया। आप हमारे नेताओं के नाम से कर रहे थे, इनके जन्मदिन के इंतजार किए, उनके प्रति इंतजार किए। अरे आप नरेंद्र मोदी के जन्मदिन में दे देते हैं 31 रुपए एक साथ में, आपका वादा पूरा जाता, नकदी देते पंचायत भवन में। तो आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, जनता समझदार है। और बीएड धारी शिक्षकों को नौकरी हमने दिया है, नौकरी से निकाला यह है, तो धोखा देने वाले जो नौकरी जो दिया वो धोखा देने वाला हो गया, और नौकरी से निकालने वाले उनके सहयोगी हो गया। किस प्रकार की बातें करते हैं आप? तो इनके पास बताने को कुछ नहीं है। आपराधिक घटना का मैं जिक्र किया हूं आपके सामने में, आप देखेंगे भ्रष्टाचार उजागर किया है पत्रकार बस्तर के, उसको भाजपा नेता ने वहां पे हत्या कर दिया। उसके कुछ दिन पहले आपको याद होगा, बस्तर के एक पत्रकार जो भाजपा के भ्रष्टाचार रेत तस्करी में बात किए थे, भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस ने उसे वाहन पे गांजा रख के आंध्र प्रदेश फंसा दिया है। तो ये तो भ्रष्टाचार के सहयोगी हैं। रायपुर शहर की मैं बात कर लेता हूं, अमलीडीह में सरकारी स्कूल और कॉलेज बनाने के लिए 9 एकड़ जमीन हमने आरक्षित किया था, खुशी जी आप याद करिएगा, और उसके लिए 3 करोड़ की राशि सैंक्शन किया। इनकी सरकार बनती है, इनके राजस्व मंत्री के अनुमोदन पे उस जमीन को बिल्डर को बेच दिया जाता है। हाँ, तो ये इनकी स्थिति यह है, गरीबों के जो टैक्स मिलता है उसको खत्म कर दिया, छूट को 30% को। भ्रष्टाचार देखेंगे तो आप जाके देखिए, मंत्रालय में एक सीएम साहब के भांचे संबंधी बताया जाता है, 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हैं। राजस्व मंत्री के ऊपर तहसीलदार का ट्रांसफर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, पुलिस भर्ती में, वन रक्षक की भर्ती में। ठीक है, इन तमाम बातों को लेकर मैं जवाब ले लेती हूँ अमरजीत से, अमरजीत जी से उसके पहले, ठीक है अमरजीत जी से जवाब लूंगी, उसके पहले मनीष वोरा जी से प्रतिक्रिया। मनीष जी, देखिए एक बात देखी जा रही है कि इस बार ना सिर्फ घोषणा पत्र देखे गए हैं चुनावी मैदान में, बल्कि आरोप पत्र भी देखे गए हैं। पहले कांग्रेस आरोप पत्र जारी करती, फिर बीजेपी जारी करती, तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव का इस बार का जो ट्रेंड काफी अलग नजर आ रहा है। हालांकि घोषणाएं की जा रही है, दोनों ही दलों के दावे और वादे हैं, लेकिन जनता के बीच कौन पैठ जमा पाएगा ये एक बड़ी बात होगी। हालांकि बीजेपी 13 महीने की उपलब्धियों को गिना रही, कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट हो सकता है। और कहा भी जाता है कि अमूमन जिसकी सरकार होती है प्रदेश में, फायदा कहीं ना कहीं वो उठा लेता है शहर सरकार बनाने में। ये निश्चित रूप से आपकी बात का मैं सहमत हूँ कि जिनके प्रदेश में सरकार होती है, निकायों में उनको सत्ता में आने के लिए रास्ते आसान होते हैं, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वो स्थानीय निकायों में अच्छी खासी संख्या में जीत करके आए थे। लेकिन कांग्रेस की जब सरकार आई तो मुझे लगता है कांग्रेस ने एक तरफा जो है क्लीन स्वीप किया था, पूरे 10 के 10 नगर निगमों में जो है उसने अपने महापौरों को बैठाया था। हालांकि चुनाव जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 10 के 10 महापौर अपने नगर निगम में बैठाए थे। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन बातों को लेकर के आपने घोषणा पत्र जारी किया, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, दोनों की घोषणा पत्र, दोनों ने आरोप पत्र जारी किया,
ये भी अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और वो लगना भी चाहिए, क्योंकि प्रतिपक्ष आरोप नहीं लगाएंगे तो जनता को आकर्षित कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज भी आजादी के 70 साल बीतने के बाद भी आप यदि उन मुद्दों को उठा करके देखेंगे तो उनमें मुद्दे कैसे हैं। देखिए, आपकी है, हम पीने का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे, हम उद्यानों का रखरखाव करेंगे, हम जो है सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। तो देखिए, ये 70 साल का समय निकल गया, उसके बाद भी आज भी इस बात का ये प्रमाण है, ये घोषणा पत्र, कि जनता अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आज भी संघर्ष कर रही है, और उन संघर्षों में राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी भूमिका है। भूमिका इसलिए है क्योंकि आप सत्ता में रहे लंबे समय तक, भाजपा ये नहीं कह सकती कि हम सत्ता में नहीं रहे, दोनों सत्ता में रहे, और उसके बावजूद भी निश्चित जनता की कहीं ना कहीं नब्ज टटोलनी पड़ेगी कि किन आवश्यकताओं के लिए जनता वोट कर रही है आपको। तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस की ओर से यही है, कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मुद्दा, जो शायद मुझे लगता है कि आपकी सरकार बनी प्रदेश में और तभी से कानून व्यवस्था की गूंज छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है, और सुनाई भी देगी, क्योंकि इस बार कुछ ऐसी ही बड़ी घटनाएं सामने आई है ना, चाहे कवर्धा की बात कर ले, बलौदाबाजार की बात कर ले, सूरजपुर की बात कर ले, ये तमाम हिंसाएं, और इसके अलावा चाकूबाजी और तमाम ऐसे अपराध तो हैं जो देखने को मिल ही रहे हैं, खासतौर पर राजधानी रायपुर में ही। देखिए खुशी जी, 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार थी और उस कांग्रेस की सरकार की विदाई हुई तो जो अपराध है हमको विरासत में मिला। कांग्रेस की सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप से प्रचलित हो चुका था, ये आपको बताना चाहूंगा। और आपने बलौदाबाजार का जिक्र किया, सूरजपुर का जिक्र किया, उनके पीछे कौन से चेहरे उभर कर आए हैं आपसे छुपा नहीं है। पूरे प्रदेश में देखा कि किस तरह कुछ लोग के उकसावे पर हजारों लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। उनमें इनके विधायक, दुर्ग के विधायक देवेंद्र यादव, जो आज भी जिनकी जमानतें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार रद्द हो चुकी है, ये साफ इंगित करता है कि माननीय न्यायालय ने भी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से समझा है कि इन घटनाओं के पीछे कौन चेहरे थे। सूरजपुर में कौन थे? इन्हीं के जिला अध्यक्ष थे, वहां के जो कांग्रेस के थे, युवक कांग्रेस के। तो ये सारी घटनाओं में कहीं ना कहीं एक पोषित रूप से कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ में जो 5 साल का इनका कुशासन रहा, और उस कुशासन से जो उपजे हुए चेहरे थे, उन्हीं चेहरों ने अपराध को बढ़ाने का काम किया। लेकिन हमारी सरकार पूरी मुस्तैद है और लगातार इस तरह की घटना होती नहीं ना अमरजीत जी, ठीक है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन घटनाओं के बाद की जा रही है, ऐसी स्थिति क्यों? क्या इंटेलिजेंस फेलियर पर तो सवाल उठेंगे ना। बलौदाबाजार में तो सतनामी समाज के लोगों ने पहले ही अलर्ट किया था, क्या मुस्तैदी वहां पर दिखाई दी? अगर दिखाई देते तो इस तरह की हिंसा होती। दूसरी बात, आप कह रहे हैं ठीक है कांग्रेस के नाम शामिल आ रहे हैं, बिल्कुल, अगर नाम शामिल आ रहे हैं तो आप कार्रवाई कीजिए, अपराधी तो किसी पार्टी का नहीं होता। बिल्कुल कार्रवाई खुलकर हो रही है। आप देखेंगे कि सारे चेहरे, जिन चेहरों के मैंने नाम लिया, उन चेहरों पर कठोर कार्रवाई की गई है, और वह जेल के पीछे पे है। तो हमारी जो सरकार है लगातार काम करी। जैसे धनंजय जी ने एक विषय और उल्लेख किया, नक्सलवाद के विषय पर। नक्सलवाद पर लगाम कसने का किसी ने काम किया है तो हमारे 13 महीने की सरकार ने किया। आप देखेंगे लगातार, अभी कल ही एक बड़ा मुठभेड़ और हुआ है जिसमें कई नामी नक्सली मारे गए, और लगातार केंद्रीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आते, और ये प्रदेश के इतिहास में, शायद देश भर के प्रदेश के इतिहास में कोई पहले ऐसी बार होगा कि कोई केंद्रीय मंत्री लगातार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 2500 बार, 200 बार, 10 बार वो प्रदेश का दौरा करते हैं, और तो और वो रात उन हमारे जो सेना के जवान है, हमारे जो वीर सैनिक है, उनके बीच में बिताते हैं और उनका हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। और आप देखेंगे कि नक्सलवाद का जो समूल सफाया का हमने संकल्प लिया है, जो कि 2026 मार्च तक का हमने संकल्प लिया, और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े। मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़ी शिद्दत से बात कर रहा हूं, और आप भी इसे स्वीकारेंगे कि नक्सल मुद्दे पर आज छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं बहुत बड़े एक लक्ष्य को लेकर चल रहा था। उसमें हमको 13 महीनों की सरकार में लगातार सफलता दिखती नजर आई है। तो ये हमारी सरकार है, और हमारी सरकार ने जो वादा किया, नक्सलवाद पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है संवेदनशील दोनों ही उतने मुद्दे हैं अमरजीत जी। ठीक है, फोकस किया जा रहा है, नक्सलवाद एक बड़ी चोट रही है, लाल आतंक रहा है, लेकिन अपराध जिस तरह से पनप रहे हैं, अगर स्थिति रही तो नक्सलवाद से ज्यादा खतरा तो अपराध पे हो जाएगा ना। नहीं, अपराध के विषय में भी मैंने वही कहा कि ये हमको विरासत में मिला है। 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार थी, अब हमारी सरकार उस पर नकेल कसने का काम कर रही है। लगातार इस विषय पर हमारे जो गृह मंत्री जी लगातार इस विषय पर बैठ के भी ले रहे हैं, और लगातार पुलिस की मुस्तैदी से इस विषय को हटाने का काम करे। लेकिन प्रदेश को शराब के नाम पर जिस तरह से डुबाने का काम, महावीर सट्टा ऐप के नाम पर जिस तरह से डुबाने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया, राजीव युवा विधान क्लब के नाम से जिस तरह से एक ऐसे
क्लब का गठन कर दिया, जिसके लोगों को ही हमने देखा रायपुर में सर पर शराब की बोतलें लेकर नाच रहे थे, टी शर्ट पहने हुए थे राजीव अभितान के नाम से। तो ये जो एक बीज बोया था, निश्चित ही उसको काटने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि एक बड़ा स्वरूप ले चुका था वो। अब धीरे धीरे हमारी सरकार इसमें काम करी, 13 महीने की सरकार। अब दिखेगा आने वाले समय में जो प्रदेश में भी अपराध है उस पर लगाम कसने का हम काम करेंगे, और निश्चित ही कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं चाहेगा, चाहे वो कितना बड़ा। चलिए जवाब ले लेती हूँ धनंजय जी। अमरजीत जी का कहना है बीज तो आपने बोए हैं, काट वो रहे हैं, थोड़ा समय तो लगेगा, अभी तो 13 ही महीने हुए, अपराधों पर कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, जब सरकार निकम्मा हो ना, तो भाजपा के प्रवक्ता पास इस प्रकार से उस सरकार के बचाव में बोलने के अलावा कुछ बचता नहीं है। आप देखेंगे इस प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री है, और उप मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, और उस गृह मंत्री की बात यहाँ के एसपी और यहाँ के पुलिस के अधिकारी नहीं मानते हैं। आपको कई घटना याद दिलाऊंगा मैं। इन्होंने जिक्र किया बलौदाबाजार की घटना का। सनम जांगड़े, आप नाम नोट कर लीजिएगा, पूरे विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और वही सनम जांगड़े ले बलौदाबाजार जिला में ये सतनामी समाज के आंदोलन को लेकर अनुमति लेने का काम किया था। सारी जवाबदारी उसके ऊपर में थी, वही अनुमति लेने जाते हैं। और ही ने कही बात के स्पष्ट, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, उस आंदोलन जो सतनामी समाज का आंदोलन था, जिसमें सतनामी समाज के जो धार्मिक स्थल है उसको खंडित कराने के लिए भाजपा ने साजिश रचा था। ये सतनामी समाज आक्रोशित रहा है। उस आक्रोश को दबाने के लिए, इस विषय में ध्यान भटकाने के लिए मैं दावा करता हूं, जैसे बहुत सारे आंदोलन होते वहां संघी जो रूप बदलकर घुस जाते हैं, भाजपा के लोग घुस जाते हैं ना, इस आंदोलन में भी भाजपा के लोग घुसे हुए थे, संघी लोग घुसे हुए थे। वो 250 लोग कौन है जो नागपुर से उस कार्यक्रम में आए हुए थे, किसके कहने पर आए हुए थे? क्या इंटेलिजेंस की जानकारी नहीं थी? और वहां पे आप देखेंगे जिस प्रकार से इकट्ठा किया गया पत्थर को, जिस जानकारी मिलती पेट्रोल को, किसने लेकर आया था? और दंगा कराने की संस्कृति बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर मैंने जवाब लिया अमरजीत जी से, लेकिन धनंजय देखिए ये भी उनका कहना है कि संलिप्तता आपकी पार्टी की क्यों पाई जाती है। बीजेपी का आप पर यह आरोप रहता है कि ठीक है कार्रवाई हम कर रहे हैं, लेकिन संलिप्तता कांग्रेस के लोगों की क्यों पाई जाती है? देवेंद्र यादव जी की बात कर ले, या फिर विवादित बयान उत्तरी जांगड़े जी का आता है, वो भी याद होगा आपको निश्चित ही। आप सुनिए ना, 2 मिनट सुन लीजिए खुशी जी। आप और कोई सवाल हो तो मुझे बता दीजिए, फिर साथ में जवाब दे दूंगा मैं। ऐसा बीच में रोकेंगे तो मेरा फ्लो टूट जाता है। रखिए प्रतिक्रिया रखिए, ठीक है। तो आप देखेंगे क्यों सनम जांगड़े को पूछताछ नहीं हुआ, क्यों सनम जांगड़े के खिलाफ फायर नहीं हुआ, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता इसलिए उसको छोड़ दिया गया। दूसरी बड़ी बात ये कह रहे थे ना, सतनामी समाज के निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आज माननीय न्यायालय ने दर्जनों जो लोग जो सतनामी समाज से जुड़े हुए उनको सबको वहां पे उन्होंने जमानत दे दिया है। देवेंद्र यादव के मामले में माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है, उस नोटिस का जवाब इस राज्य सरकार को देना पड़ेगा कि ऐसे झूठे और फर्जी मामले दर्ज करवाए गए हैं। आपका एसपी और कलेक्टर कार्यालय छोड़ के भाग जाता है, जिसके ऊपर में वहां की कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जवाबदेही है। इतना बड़ा आंदोलन वहां पर था, क्या एसपी कलेक्टर के पास इंटेलिजेंस नहीं था? और जिस एसपी और कलेक्टर को वहां से बर्खास्त किया गया दोषी मान के, उसी को फिर सरकार ने बहाल कर दिया है। तो पूरी तरीके जो षड्यंत्र रचा गया था, वहां पर फंडिंग किया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमारे तो नेताओं पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं सतनामी समाज के निर्दोष लोगों को अंदर गिरफ्तार किया गया था, सारे लोगों को माननीय न्यायालय ने जमानत दिया है। वैसे जैसे आप देखेंगे वहां पे घटना हुआ था कवर्धा जिला में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान एक मामला बिगड़ा है। 167 ओबीसी वर्ग के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था, न्यायालय ने सब लोग अधिकतर लोगों को बरी कर दिया है। तो ये अपनी नाकामी पर्दा करने के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करते हैं। तो इनकी स्थिति समझ में आता है ना, आपराधिक घटनाएं रोक नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे पुलिस का नियंत्रण नहीं कर पा रहे, सारे पुलिस के अधिकारी तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगा कर रखे हुए हैं। तो आज स्थिति आप देख लीजिए, पूरी तरीके से सरकार निकाम और निकम्मी हो चुकी है। ये कुछ भी कर ले, ये समझ में आ गया, प्रदेश की जनता कह रही है। मुझे तो बड़ा अचरज लगता है कि कोई सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल में इतना लोकप्रिय हो चुका है। ये शायद सरकार कहते थे, जनता इसको असहाय सरकार करती है। हाँ, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कटपुतली करके जनता बोलती है। तो चारे चीज समझ में तो आता है ना, इनके पास बताने कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है, चलिए। कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा रहा है, और जिस तरह से आरोप फिलहाल कांग्रेस आप पर लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या इस तरह से आप डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? तमाम चीजें हैं, लेकिन कार्रवाई को लेकर जब बात आती है कि ठीक है कार्रवाइयां की जाती है, लेकिन घटना के बाद, घटना के पहले क्या इतने अवेयर नहीं रहते हैं? क्या वाकई ये इंटेलिजेंस फेलियर है एक जो निकलकर सामने आता है?
देखिए, घटनाओं को लेकर जहां तक आपने जिक्र किया, घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और जिस तरह से बलौदा बाजार की घटना हुई, एक बड़ा वहां पर जमवाड़ा हुआ था, लेकिन वहां पर जो सतनामी समाज के नेताओं ने एक समान आंदोलन की बात कही थी और उस आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं हम भी आश्वस्त थे। और कांग्रेस के बड़े नेता, यहाँ पर मेरे प्रवक्ता कांग्रेस के धनंजय भाई जी ने जिक्र किया सनम जांगड़े जी का, मैं बताना चाहूंगा कि देवेंद्र यादव सतनामी समाज से जिनका कोई लेना देना नहीं है, ना उस क्षेत्र के वो नेता है, कहां दुर्ग की बात करें और कहां बलौदा बाजार की बात करें, कहीं कोई कनेक्शन आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन देवेंद्र यादव दुर्ग से निकलकर बलौदा बाजार आते हैं। उत्तरी जांगड़े, जिनका भी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया कि जिस तरह से हमने बलौदा बाजार की घटना को अंजाम दिया, वैसा ही कुछ तोड़फोड़ हमको कार्रवाई क्या कर ली आपने तो उत्तरी जांगड़े जी पर? मतलब क्या ये बातें बस फैलाने के लिए होती है, राजनीतिक करने के लिए होती है? उस समय जब कांग्रेस की ओर से भी ना कांग्रेस में स्टेटमेंट लेती है ढंग से, ना आप अपनी बातें करते हैं। उत्तरी जांगड़े जी का खूब बयानबाजी हुई, ठीक है, बहसें हुई है, 4-5 दिनों तक लगातार आरोप प्रत्यारोप हुआ है, लेकिन क्या निकला उसका? देखिए खुशी जी, लगातार कानून प्रशासन अपना काम कर रही है। देवेंद्र यादव और ऐसे कई सारे चेहरे हैं जिनको कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ भी हुई और देवेंद्र यादव जैसे चेहरे अंदर भी हुए। और जिनको जमानत हुई तो माननीय न्यायालय को लगा है, लेकिन माननीय न्यायालय ने किसी को बरी नहीं किया है। जमानत पर आना और बरी होना दोनों में अंतर है। और आप देखेंगे कि लगातार इस पे और भी जांच हो रही है और जो भी चेहरे इसमें दोषी पाए जाएंगे, मैंने पहले भी कहा कि कितना बड़ा भी नाम हो, कितना बड़ा भी नेता हो, कितने बड़े भी चेहरे हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर का विषय, यहाँ के कानून का विषय, यहाँ की शांति समृद्धि का कानून को लेकर आपके अपने दावे, लेकिन जनता कितनी पैठ जमा पाएगी? मनीष जी, देखिए, कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा रहा है जो कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर उठाया है शुरुआती दौर से ही। और मैं फिर जिक्र करूंगी कि राजधानी रायपुर से इस तरह के अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। क्या जनता इस मुद्दे पर गौर करेगी? कानून व्यवस्था का कितना असर शहर सरकार पर दिख सकता है? मनीष जी। अच्छा, हेलो, मुझे आवाज आ रही है आपको? जी 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 मनीष जी आ रही, मुझे आवाज आ रही है आपको? जी जी मनीष जी आ रही है, प्रतिक्रिया रखिए जी। ये देखिए, जहाँ तक कानून व्यवस्था को लेकर के शहर सरकार पर असर की बात है, तो मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्रों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर ये मुद्दा निश्चित रूप से असर करेगा। और एक चीज जो पहले जो आपने सवाल किया था उसका जवाब भी जरूर, शायद आवाज नहीं आ पा रही थी, ये था कि इसके पहले यदि हम बात करें तो जब कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी तो देश कानून व्यवस्था को लेकर के इसी प्रकार के आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगाती रही थी। वो लगातार इस बात को कहती थी कि छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया है, रायपुर को चाकू बना दिया गया है। और वही की वही स्थितियां 1 साल बीतने के बाद भी आज भी राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। तो मुझे लगता है ठीक है, नक्सलवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आक्रामक है, लगातार नक्सलियों पर हमले कर रही है, बड़ी संख्या में नक्सली मारे भी जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद यदि हम बात करें शहर के कानून व्यवस्थाओं को लेकर के, तो वहां पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है मुझे लगता है वो बहुत अच्छी नहीं है। इस पर उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। केंद्रीय स्तर पर जो चीजें हो रही हैं उसका परिणाम जो है नक्सलवाद के परिणाम के रूप में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं कानून व्यवस्था को लेकर के एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है और उस पर नियंत्रण करने में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो विफल नजर आ रही है। तो इस पर उनको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और उसके परिणाम भी मुझे लगता है नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज, यदि नगरीय निकाय चुनाव के पुराने इतिहास को हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जब नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं तो वहां पर सत्ताधारी दल को एक सामान्य रूप से उसका फायदा मिलता है सत्ता में रहने का, वो फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये चीज जो है यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर के तो बात होगी, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के ये चुनाव होना चाहिए, जिसमें कानून व्यवस्था या प्रादेशिक मुद्दे या राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा असरकारी नहीं होते हैं। ये छोटे चुनाव है, यहाँ पर प्रत्याशी जो है उसकी व्यक्तिगत छवि कहती है वो जनता के लिए कितना समर्पित है, ये महत्वपूर्ण होता है। और जनता की समस्याओं को लेकर के जो राजनीतिक दल है वो कितने गंभीर है, ये बातें होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए वो चुनाव जो है पूरी तरीके से उन मुद्दों से दूर है। पानी को लेकर के बात करने की आवश्यकता है, वो नहीं हो रही है। सफाई को लेकर के बड़ी बात होना चाहिए, वो नहीं हो रही है। यहाँ पर जो तालाबों को लेकर के, खेत के मैदानों को लेकर के जो बात होना चाहिए, जो नगर निगम के अंडर में स्मार्ट सिटी के तहत जो बड़े बड़े काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए के हुए हैं, उन प्रोजेक्टों की स्थिति इतनी बुरी है कि वहां पर जाके आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट तो बना दिया मगर उसके बाद उसे छोड़ दिया गया भगवान भरोसे, वहां पर कोई मेंटेनेंस नाम की चीज नहीं है। तो जो विकास के कार्य हुए हैं उन विकास के कार्यों को मेंटेन करने के लिए भी व्यवस्था जो है वो नगर निगम को करने की आवश्यकता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे पहले विचार इस बात को करने की आवश्यकता है
कि जो स्थानीय निकाय है वो स्थानीय निकाय स्वयं के आय के स्रोत के साथ में विकास के कार्यों को डेवलप करें और वहां पर जो है वो काम दिखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, ये सारे निकाय जो है सबकी स्थिति, आर्थिक स्थिति को आप देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छी नहीं है, सभी की स्थिति बहुत खराब है और ये लोग या तो प्रदेश सरकार पर डिपेंड करते हैं या केंद्र से आने वाले पैसे पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले स्थानीय निकाय जो है उनको स्वावलंबी होना पड़ेगा और अपने आय के स्रोत डेवलप करने होंगे और उसके थ्रू विकास की दिशा में जाने की आवश्यकता है। निश्चित जनता के जो मुद्दे हैं उनको बारीकी से देखने की जरूरत है। मनीष जी देखिए, ये तो हो गई जनता के जुड़े मुद्दों की बात, लेकिन एक दूसरा समीकरण हम देखें जो राजनीति गलियारों में फिलहाल निकाय चुनाव के ठीक पहले सुनने को मिला है, वो है बागियों के सुर जो इस तरह छिड़े हैं, चाहे बात कांग्रेस की कर ले या फिर बीजेपी की कर ले। हालांकि कांग्रेस में मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुकी हूँ कि भितरघात का जब मामला सामने है, कलह की जब बात सामने आती है तो कांग्रेस के लिए इतनी आश्चर्यजनक नहीं रहती है, ये आरोप लगे रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल जब हो जाता है जब बीजेपी कैडर बेस खुद को कहती है और इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, तो क्या जो बागी हुए हैं उनका भी इसमें एक अलग समीकरण देखने को मिलेगा? क्योंकि इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे कहीं ना कहीं जनता एक प्रत्याशी पर भी भरोसा करती है, कई प्रत्याशी निर्दलीय चुनावी मैदान में इस बार बागी होकर। जी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा असर स्थानीय निकाय के चुनाव में जो पार्टी के बागी प्रत्याशी होते हैं वो डालते हैं और उनका जो परिणाम है उसका कहीं ना कहीं परिणाम जो है मुझे लगता है क्योंकि महापौर के चुनाव भी सीधे तौर पे हो रहे हैं तो उसका असर महापौरों के चुनाव में सीधे तौर पे पड़ता है। और बागी जो रहते हैं, देखिए चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने कहा वहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भाजपा की दोनों की यदि हम तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार कहती थी कि वी आर पार्टी विद डिफरेंस, हम एक अलग पार्टी के रूप में जनता के सामने जाते हैं। लेकिन आज यदि हम बात करें तो आज वो स्थिति नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी जो ये बात करती थी कि हम व्यक्तिवाद नहीं, हम संगठन पर भरोसा करते हैं, वो पार्टी भी व्यक्तिवाद की तरफ बढ़ रही है। तो इन चीजों को समझना होगा। और सबसे बड़ी चीज, जब व्यक्तिवाद की तरफ पार्टी बढ़ती है तो वहां पर स्थितियां ये बनती है कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होने लगती है। जो कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, जनता की सेवा करते रहते हैं, पार्टी को मत दिलाते रहते हैं, उनको जब खुद को मौका देने की बात आती है तो वहां पर मुझे लगता है जो पार्टी के नेतागण होते हैं वो अपने आसपास चक्कर लगाने, परिक्रमा करने वाले जो लोग होते हैं उनको ज्यादा महत्व दे देते हैं, बनिस्बत की पराक्रम करने वाले कार्यकर्ताओं को महत्व देने के। तो ये जो एक बड़ा टॉपिक आ रहा है ये भाजपा के लिए बड़ा चिंतनीय विषय है। कांग्रेस के साथ तो ये चीज लगातार होती थी, लेकिन भाजपा के सत्ता में रहने के बाद भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती की मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ और इसी को लेकर प्रतिक्रिया अमरजीत जी से। अमरजीत जी देखिए, कैडर बेस्ड पार्टी आपकी मानी जाती है, अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन अनुशासन इस बार जो घटनाएं हुई हैं आपकी पार्टी में, मुझे लगता है अनुशासन की बातों को तो तार तार कर दिया है। पार्टी में तो मजबूती नहीं बना पाए एकजुटता की, लेकिन क्या जनता के बीच एकजुटता का संदेश आप दे पाए हैं? देखिए खुशी जी, ये जो चुनाव होता है ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है और बहुत नीचे स्तर पर जो वार्डों पर जो है प्रतिनिधि चुनने का चुनाव होता है। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में इक्का दुक्का कुछ जगहों पर छोड़ दो तो बाकी कहीं जगह आपको कहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। और ये तो लगभग होता ही रहा है पहले भी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि छोटा चुनाव है और इसमें हर किसी की इच्छा होती है। यदि किसी वार्ड में ही 4 से 5 दावेदार होते तो निश्चित पार्टी किसी एक को योग्य मानकर उनको टिकट देती है, लेकिन बाकी अयोग्य ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं सारे समीकरणों को देखती है और सारे समीकरणों को समझने के बाद कौन उसमें ठीक बैठता है उस पैमाने पर नापने के बाद उसको टिकट देती है। लेकिन रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस में आप देखेंगे कि इनके महापौर की बात करूं मैं, रायपुर में जिनको महापौर की टिकट दी उनकी कहीं कोई कार्यकर्ता वाली छवि नहीं है, वो सिर्फ ठीक है। फिलहाल आप कांग्रेस की बात गिनवा रहे हो, लेकिन कांग्रेस का तो मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, कांग्रेस की तो कला से आप तुलना करते हुए आए, लेकिन बीजेपी कैडर पे है ना। मेरा विषय इसलिए खुशी जी पूरा हो जाने दीजिए क्योंकि मैंने एक तुलनात्मक रूप से रखा है। हमने मीनल चौबे जी की बात करें तो वो 3 बार लगातार पार्षद रही है, नेता प्रतिपक्ष रही है, भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों पर रही। क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसी महिला नेत्री नहीं थी जिन्होंने कुछ दिन भी काम किया हो कांग्रेस में रहकर, किसी पद पर रहकर काम किया हो, क्या जनप्रतिनिधि रही हो, वार्ड की पार्षद भी रही हो? लेकिन कांग्रेस ने सीधे अपने महिलाओं को लेकर, जो महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं में लड़की है लड़ सकती का नारा जो खुद सोनिया गांधी ने दिया था, वो नारे को लेकर चलने वाली पार्टी, क्या ऐसा एक भी रायपुर राजधानी में उनको महिला नेता नेत्री नहीं मिल पाई जिनको वो टिकट दे सकती थी? उन्होंने सिवाय सिर्फ एक पूर्व महापौर की पत्नी को दिया। आप देखेंगे कि तमाम आरोप आपके ऊपर कांग्रेस के, लेकिन परिवारवाद की तमाम तरह की चीजें, लेकिन देखने वाली बात होगी जनता किस पर विश्वास जताती है। फिलहाल के समय की कमी है, इसलिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव का रण सज चुका है और मतदाता निकल चुके हैं घर से, ईवीएम में कैद होगा आज प्रत्याशियों का भविष्य, किस पार्टी की ओर झुकाव,
जनता का रहता है किसके दावे और वादे सफल हो पाते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।